मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों आज मैं CAPF AC 2025 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की बताने जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो पेपर है वो UPSC ने कंडक्ट कराया था और जो EPFO का पेपर अभी होगा वो भी UPSC ही कंडक्ट कराएगी। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि UPSC किस तरह से EPFO का क्वेश्चन बनाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी आंसर की देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो क्या है इसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को अनुमोदित किया गया था। बिल्कुल सही है कथन ये। और दूसरा है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने भारत की हरित नाइट्रोजन प्रमाणन योजना प्रारंभ की। ये इसका क्या है, ये गलत है और ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानी कथन ये पूछा गया कौन सा सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पोलैंड एक मंच वर्षीय कार्य योजना के अनुसार भारत पोलैंड राजनीति साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हुए। इस चालू पंचवर्षीय कार्य योजना को चिन्हित कीजिए। तो ये क्या होगा, इसमें तो कोई तुक्का नहीं लगेगा जब तक आपको क्लियर नहीं पता होगा किस ईयर में है। तो ये क्या है, 2024 से 28 क्या किया गया, भारत पोलैंड रणनीति साझेदारी ही किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, यानी A ऑप्शन इसका क्या है सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है ये बताना है। तो क्या है, इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के मध्य आर्थिक स्थापत्य और वित्तीय सुरक्षा का संवर्धन करता है। बिल्कुल सही। दूसरा, ये वित्तीय समावेशन और संधारणीय कृषि पद्धतियों के समर्थन पर केंद्रित है। ये भी सही। तो क्या है, इसके दोनों कथन सही हैं। तो ये C हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को 2024 OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हैग पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये किसे प्रदान किया गया, तो ये किया गया भारतीय रासायनिक परिषद को। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत सरकार के पूर्वोदय विकास पहल का भाग नहीं है। तो ये क्या पूछा गया है, पूर्वोदय पहल का। तो जो हमारे पूर्वांचल के जो राज्य हैं उनकी बात कर रहा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ को हम सेंट्रल इंडिया में काउंट करते हैं, पूर्व में नहीं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये तो हमारे पूर्वोदय राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी 6 का आंसर हो जाएगा B, छत्तीसगढ़। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है। तो इसमें क्या है, इसमें लघु मध्यम और बड़े उद्योग शामिल हैं। बिल्कुल सही। और ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण की सहायता प्रदान करता है। ये भी सही। ये श्रम संघ क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने को सुकर बनाएगा। ये भी सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D 1 2 3, यानी सभी सही हैं इसके, यानी D ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये बताना है, घाटमपुर ताप परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी B ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा सरकार के विरुद्ध संचालित निम्नलिखित सैन्य अभियानों को सही कालानुक्रमित व्यवस्थित कीजिए। तो क्या होगा सही, कौन सा इसका होगा देखते हैं। ये कालक्रम में लगाने हैं। तो इसका कालक्रम होगा कुछ इस प्रकार से। ऑपरेशन रिडल सबसे पहले आएगा, 1965 में हुआ था।
एंड ऑपरेशन कैक्टस लिली जिसे बोलते हैं, ये हुआ था 1971 में। एंड ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में। एंड ऑपरेशन सफ़ेद सागर हुआ था 1999 में। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी सही, 2 1 3 4, यानी बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निर्वाचित जर्मनी के चांसलर मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है, ये बताना है। तो क्या है, पहले दौर के मतदान में वे हार गए थे, ये सही है। इनके गठन में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन शामिल हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तु का स्वरूप आय लोच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, इसमें बताना है सही सुमेलित कौन से हैं। तो इसमें क्या होगा, आवश्यकता क्या है, 0 और 1 के मध्य। विलासिता क्या है, 1 से अधिक। और निम्न स्तरीय क्या है, 0 से अधिक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला और दूसरा, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। ये क्या है, ये सही सुमेलित है। आवश्यकता क्या होती है, 0 से 1 के मध्य, और विलासिता 1 से अधिक। क्योंकि अगर डिमांड हमारी क्या है, विलासिता मतलब लग्जूरियस लाइफ, उसमें तो ये नहीं है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है तभी लेना है। लग्जूरियस में हम कितनी भी महंगी गाड़ी ले सकते हैं, कितना महंगा घर ले सकते हैं, लेकिन आवश्यकता में क्या, अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं और आपकी आवश्यकता एक भरपेट खाने की है, और अगर आप 1 लाख भी कमा रहे हैं तो भी आप उतना ही खाना खाएंगे, और चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं। लेकिन विलासिता में क्या है, आप जितना ज़्यादा कमाएंगे डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, आप लग्जूरियस लाइफ की तरफ ज़्यादा जाएंगे। और आवश्यकता में तो आपको जितना चाहिए होगा उतना ही लेंगे। तो इसके पहला और दूसरा क्या है, सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मांग की कीमत लोच और फर्म के प्रकार के मध्य संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कौन सा कथन क्या है, सही है। तो पूर्णतः लोचदार मांग किसी प्रतिस्पर्धी फर्म से संबंधित होती है, ये बिल्कुल सही है। एंड पूर्णतः लोचहीन मांग किसी एकाधिकार रूप से प्रतिस्पर्धी फर्म से संबंधित होती है, नहीं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या कहते हैं, पहला जो है ठीक हो जाएगा, केवल 1 जो है सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक सुलभ सिद्धांत यानी कैट का व्यापार सिद्धांत है जो 2 राष्ट्रों के बीच व्यापार में संलग्न होने के आधार पर वर्णन करता है। इस सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो क्या दिया गया, डेविड रिकार्डो कैट का लेखक था। एंड सेकंड ऑप्शन है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकल्स इकोनॉमी एंड टैक्सेशन नामक पुस्तक में कैट की व्याख्या की गई, जो सर्वप्रथम 1817 में प्रकाशित हुई थी। सी, कैट के अनुसार उस राष्ट्र को व्यापार से लाभ नहीं हो सकता जिसका किसी माल गुड्स में पूर्ण सुलाभ नहीं हो। और डी है, व्यापार में संलग्न 2 राष्ट्र उस कमोडिटी में विशेषता हासिल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसमें उन्हें एक तुलनात्मक सुलाभ यानी कॉम्पेरेटिव एडवांटेज हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैट के अनुसार उस राष्ट्र को व्यापार से लाभ नहीं हो सकता जिसका किसी माल गुड्स से पूर्ण सुलाभ यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं हो। तो 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुस्तक दी गई। तो ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जॉन एम किन्स ने लिखी है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एंड पॉल सैमुअल्सन ने लिखी है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक। अमर्त्य सेन ने लिखी है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। अगर आप इसको अमर्त्य सेन की बुक से भी आप अपना सही आंसर निकाल सकते थे। अधिकतर अमर्त्य सेन की बुक्स क्या हैं, वो कलेक्टिव पे ही आधारित हैं।
तो इससे भी आप इसका आंसर ढूंढने में हेल्प मिल जाती है। अभिजीत वी बनर्जी और अस्थर और डुप्ले ने लिखी है पुअर इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईपीएफओ का जो यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा तो वो इससे काफ़ी रिलेटेड होगा, इसी की तरह होगा। तो आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए और इसे एक ओवरव्यू ले लीजिए कि यूपीएससी किस तरह से एग्ज़ाम लेगी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किसके तत्वाधान में आयोजित की गई बैठक का विषय बुद्धिमान युग के लिए सहयोग यानी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज था। तो ये क्या था, 15 नंबर का ए, यानी ए ऑप्शन जो इसके ठीक हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके लिए करा गया था। क्या इसका विषय था, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। किसका विषय था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंदिनी सहकार स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंदिनी सहकार जो स्कीम है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें बताना है क्या ये स्कीम का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत महिला सहकारी समितियों में व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों आरंभ करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही। दूसरा है वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम था या अधिकतम सीमा नहीं है। इसमें वित्तीय सहायता में कोई कितना भी कर सकता है, तो इसका आंसर क्या है, ए और दो, यानी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में व्यय के निम्नलिखित में से किस मद को उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया है। तो सबसे ज़्यादा किसे दिया गया है, ब्याज भुगतान को, यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सेवा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है, सही नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन का ध्यान देना है, सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। तो इसका देखते हैं। सबसे पहला कथन पढ़ते हैं। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत के हिस्से में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई। 2005 में ये 1.9% था और जो 2023 में बढ़कर लगभग 4.3% तक पहुंच गया। ये क्या है, ये कथन गलत है। दूसरा देखते हैं। यात्रा और परिवहन सेवाएं ऐसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां वैश्विक निर्यात में भारत का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा है, जो 2023 में क्रमशः 10.2% और 8.5% रहा। तो दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा केवल 2, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किसे विकास के इंजनों में से एक रूप में चिन्हित नहीं किया गया, ये पूछा गया है, नहीं किया गया है। तो किसे नहीं किया गया है, वस्त्र को, तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय कृषि क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना का विकास करने और खेत से एक खुदरा बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला को इष्टतम करने पर केंद्रित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत में सेवाओं के लिए मासिक क्रय प्रबंधन सूचकांक सूचित करता है। तो कौन करता है, ये करता है HSBC करता है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो क्या है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना 2010 में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 में प्रारंभ की गई थी, ये भी सही है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना 1995-96 के दौरान नाबार्ड ने की गई थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं। G20 का गठन 2001 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के मंच के रूप में किया गया था। तो क्या है, ये कथन नहीं है, ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर का। केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किन वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता कम करने हेतु राष्ट्रीय हरित बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई, यानी ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा 2022-2023, यानी ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 2025-26 के बजट प्राक्कलनों में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से ये कौन सा है? तो क्या है? 4.4%, यानी बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मजदूरी संहिता कोड ऑन वेजेस को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? 2019 में क्या है? अधिसूचित किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से समालित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए। तो एक तरफ दिए गए ब्रिटिश संसद का अधिनियम, दूसरी तरफ दिए गए मुख्य उपबंध। तो इसमें बताना है आपको कौन सा किस सूची में आता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये आगा भारत के मामलों का नियंत्रण करने के लिए क्राउन द्वारा गठित बोर्ड। एंड बी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बी जो कथन दिया गया है संसद में चार्टर एक्ट 1813। तो क्या वो भारतीय व्यापार पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चाय और चीन से सिर्फ चाय का क्या है व्यापार चलता रहा, बाकी सारे क्या हो गए? समाप्त कर दिए गए। एंड चार्टर एक्ट 1833 इसका हो जाएगा रोजगार और उच्चतर सेवा के मामलों में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव हटाए गए। और चार्टर एक्ट 1853 हो जाएगा जनरल गवर्नर के विधान परिषद का विस्तार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी क्या है? सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 यानी 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है इसने प्रशासन के विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया, केंद्रीय और प्रांतीय। और सेकंड कथन दिया गया है केंद्रीय विषयों को आरक्षित यानी रिजर्व आंतरिक विषयों में विभाजित किया। तीसरा, प्रांतीय सरकारों को अपना निजी बजट बनाने और कर उगाही की शक्ति प्रदान की गई। बिल्कुल सही, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी पहला दिया गया है इसमें प्रशासन के विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, केंद्रीय प्रांतीय। बिल्कुल सही। और दूसरा क्या दिया गया है? प्रांतीय सरकारों को अपने निजी बजट बनाने और कर उगाही के लिए। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प की पहचान कीजिए जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में किए गए परिवर्तन को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। तो सी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये बताना है पहला देख लेते हैं। वह भारत की संचित निधि से किए गए सभी व्यय और लेखा परीक्षा करता है और रिपोर्ट देता है। ये कौन करता है? ये कैग करता है। बिल्कुल सही। वह भारत की संचित निधि से धन के निर्गमन और प्राप्ति को नियंत्रण करता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? वह संघ या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप में वित्त पोषित सभी निकायों के व्यय की लेखा परीक्षा करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और पहला और तीसरा क्या है? सही है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से समालित कीजिए। पहली सूची में दिया गया है समिति के नाम और दूसरी में दिए गए हैं मुख्य सिफारिश। तो क्या है इसमें देखते हैं? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और जीवी बेके राव समिति, एलवी सिंघवी समिति। ये सब क्या है? पंचायती राज से जुड़ी हुई समिति हैं।
ये तो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति, ये किससे रिलेटेड है? जिला परिषदीय ये पंचायत समिति और ग्राम पंचायत सर्जन, यानी ए का 4 इसमें ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं ए का 4 किस किस में दिया गया है, 2 में दिया गया है, ए और बी में। फिर हम देखते हैं बी वाला, देखते हैं अशोक मेहता समिति क्या है? ये है जिला परिषदीय और मंडल पंचायत का सर्जन, यानी 3। ये देखते हैं बी का 3 किस किस में दिया गया है, तो बी का 3 दिया गया है ए और सी में। तो हम पहले ही सी को हम एलिमिनेट कर चुके थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए हमारा। और हम चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा ए हो जाएगा। GVK राव समिति, इसका देख लेते हैं, इसका होगा जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन। IM सिंघवी समिति, ये होगा पंचायत राज के लिए संवैधानिक दर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रीय संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम बताना है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन, फिर आएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, फिर आएगा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, फिर आएगा संघाई सहयोग संगठन, यानी आंसर हो जाएगा बी 4 2 3 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम 31 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम 32 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो पेपर है इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। तो आप देख सकते हैं, आपको जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसमें देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में करा रही हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कार्बन क्रेडिट खरीदकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की प्रतिपूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन इन कार्बन क्रेडिटों को खरीद सकता है? ये बताना है कौन इनको खरीद सकता है। तो ये क्या है? कोई कंपनी खरीद सकती है, कोई भी संगठन खरीद सकता है, कोई भी नागरिक खरीद सकता है। बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए क्या है? सही हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। यहाँ हिंडन एयरपोर्ट बहुत पास में है, तो जब भी यहाँ पे प्लेन उड़ते हैं तो इस तरह से आवाज़ आती है। तो क्या है, वीडियो में ज़्यादा आवाज़ आपको पहुँचती होगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सिक्किम प्रजा मंडल के संस्थापक थे? तो ये थे काजी लैंडुप दोरजी खंगशर्पा। तो यानी ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। बिल्कुल सही। भारत में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। बिल्कुल सही। भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय है? नहीं, ये गलत है। भारत में सभी न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है। हाँ, ये सही है, सभी न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं उन पर करा गया। पहली, खाड़ी युद्ध इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण से संबंधित है। दूसरा है, सोवियत संघ के विघटन के समय मिसाइल गोर्बाचेव उसके राष्ट्रपति थे। या बोरिस एल्त्सिन रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो ये क्या है? इसका सिर्फ डी आंसर, जो ये डी वाला आंसर है, ये सही हो जाएगा। बोरिस एल्त्सिन रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गए हैं, क्या है? WTO की स्थापना गेट की उत्तरवर्ती के रूप में की गई थी। या IAEA टीम विश्व भर में परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करती है। या एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी यानी NGO संगठन है। तो आपको बताना है इसमें क्या है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। तो ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, यानी 3 वाला आंसर सही हो जाएगा। 36 का हमने देख लिया। 37 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है? भूदान आंदोलन की बात हो रही है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है।
तो इसका उद्देश्य एक अहिंसक समाज की स्थापना करना था, बिल्कुल सही। इसमें संपत्ति दान और श्रमदान जैसी योजनाएं शामिल थीं, बिल्कुल सही। इसका प्रारंभ 1951 में आंध्र प्रदेश के एक गांव से हुआ था, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी डी आंसर ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 का, रक्षा विभाग डीओडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो क्या है, इसका प्रमुख रक्षा सचिव होता है, ये सही है। इसका संबंध रक्षा नीति और आयोजना से होता है, बिल्कुल सही। एंड नेक्स्ट देखते हैं दिया गया ये संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मिलिट्री कमान के पुनर्गठन को सुकर बनाता है। नहीं, ये क्या है, गलत है। इसका मतलब यही आंसर जो है सही हो जाएगा। ये विदेशी राष्ट्रों के साथ रक्षा सहयोग के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। तो ये वैसे गलत है, लेकिन ऑप्शन गलत पूछा गया है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 नंबर का, वर्षा के आह्वान के रूप में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग गाया जाता है। तो कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग गाया जाता है, राग मल्हार, यानी सी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन शास्त्रीय कवियों में से एक किरातार्जुनीय नियम पुस्तक का लेखक कौन है। तो कौन है, भारवी, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर अपने प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में पाए गए जुते हुए खेत के साक्ष्य के लिए जाना जाता है, जिसमें एक दूसरे के समकोण पर हल रेखाओं के दो समूह हैं जो एक साथ उगाई गई दो अलग अलग फसलों की ओर इंगित करते हैं। तो ये कौन है ये, तो ये कालीबंगा, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने शासनकला पर आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में लिखी थी, ये बताना है। तो किस भाषा में लिखी थी, तेलुगु भाषा में लिखी थी, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस यात्री ने कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बीज बोने की मशीन यानी सीड ड्रिल के उपयोग के बारे में उल्लेख किया है, जो भारत में इसका उपकरण के विद्यमान होने का सबसे पुराना संदर्भ है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारते बरबोशा, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सार सैनिक वास्तुकला के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो निम्नलिखित में से सार सैनिक वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं पूछी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 to 4, यानी मेहराब, तहखाना, गुंबद और चुनी सीमेंट का प्रयोग, यानी 1 to 4। तो यानी इसका सी आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में विचित्र चित्र, चित्रकारपुली और चैत्यकारी शब्द किससे संबंधित हैं। तो ये बताना है। तो ये किससे संबंधित है, उपाधि से, यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल में एक घर के शौचालय के धावन पात्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए, बनावली से प्राप्त हुए हैं, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 हो गए। 47 क्वेश्चन देखते हैं। 1857 क्रांति के दौरान चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में इनमें से किस ब्रिटिश कमांडर को हार का सामना करना पड़ा था। तो किस कमांडर को करना पड़ा था, हेनरी लॉरेंस को, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उड़ीसा के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, अनंत वर्मन चोडगंग ने उड़ीसा को शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित किया और वे संस्कृत और तेलुगु साहित्य के संरक्षक थे। ये ऑप्शन क्या है, ये सही नहीं है। अनंत वर्मन चोडगंग ने पुरी जिले के कोणार्क में सूर्य देवता के बृहद मंदिर का निर्माण किया था, ये सही है। और तीसरा, नरसिम्हा वर्मन ने ब्रह्म आक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका और राज्य की समृद्धि को बनाए रखा था। तो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका 2 जो है कथन सही हो जाएगा। तो यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 49 का क्वेश्चन देखते हैं।
साहित्यिक कृति दिए हैं, एक तरफ लेखक दिए हैं। तो क्या है, ऋगदर्प दीपिका, माधव योगी, कटक वेंकट माधव और दमयंती कथा त्रिविक्रम भट्ट, यश स्तिल्लप चंपू सोमदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दमयंती कथा त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो क्या है, यह लक्ष्मीकर्ण, भीमवन, जयपाल, ललितायत, मुक्तापीड़। तो इसमें क्या हो जाएगा, भीमवन गुजरात के चालुक्य द्वारा राजवंश द्वारा लिखी गई थी। तो ये सही सुमेलित है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक 1926 में एमसी राजा के अध्यक्षता में पूना में हुई थी। दूसरा कथन दिया, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1928 में नागपुर में हुई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने। तीसरा कथन दिया, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर BM मुंजे द्वारा 1936 में मुंबई के एक सम्मेलन में की गई थी। तो इसमें बताना है कौन सा कथन क्या है सही है। तो इसमें कोई भी कथन क्या है सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, इसका कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारतीय राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राचीन वास्तुकला के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अधिकतर आपने देखे दिए गए हैं। तो क्या है, 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर के गर्भगृह और शिखर को रेखा प्रसाद का लैटिना शैली में बनाया जाता है। तो दूसरा कथन दिया, कश्मीर में पंद्रेदन मंदिर का जलाशय के मध्य वेदी पर बना गया है। यहाँ हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई प्लेन जाता है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि हिंडन एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट कथन देख लेते हैं। जागेश्वर मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और फोर्थ कथन दिया गया, लक्षणा देवी मंदिर में गुप्तोत्तर परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें बताना है कौन से कथन क्या है सही है। तो क्या, जागेश्वर मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। असम के चाय बागानों में अनुबंधित प्रणाली को कब समाप्त किया गया था। तो अनुबंधित प्रणाली को समाप्त किया गया था 1926 में, यानी ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत रोमन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्होंने भारत में रोमन सोने के प्रभाव का उल्लेख किया गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी दूसरा और चौथा, प्लिनी और क्राइसोस्टोम। इस नाम कुछ ऐसे दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिए और आप इनको याद करना पड़ेगा। अगर आप EPFO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप देखिए, ये पेपर टफ़ बना था, मॉडरेट टू टफ़ हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस तो नहीं हैं इसमें। इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहु महत्वपूर्ण सुझाव देके अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।